BS DLA 136 हिंदी भाषा लेखन कौशल इस बुक का नाम है। इसमें देखो टोटल 2 खंड है। पहला जो खंड है वो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा कंप्लीट, क्या क्या सवाल आ सकते हैं उसमें भी। और ब्लॉक नंबर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ से काफी सारे सवाल आते हैं। ठीक है, देखो यूनिट नंबर 6 प्रभावी लेखन के गुण, यहाँ से एक 20 नंबर का सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है कि प्रभावी लेखन को शिल्प के स्तर पर बताइए, अथवा प्रभावी लेखन लिखते समय किन किन बातों का प्रयोग कर सकता है एक लेखक। ठीक है, यूनिट नंबर 7 का नाम है रचना। रचना को अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है, रचना क्या होती है, जैसे कि यह निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कविता है, ये सब क्या है, ये रचना ही तो है। तो रचना करते समय किन किन बातों का जो ध्यान है वो रखना चाहिए। ठीक है, रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आ सकता है यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, तो चलो इंपॉर्टेंट सवाल लिख लो सबसे पहले। ऐसे आप सामने एक खाली कागज रख लो और उसके अंदर लिखो आप पहला इंपॉर्टेंट सवाल यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, 20 नंबर का सवाल लिखो। प्रभावी ऐसे लिखो, शिल्प के स्तर पर शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन को विस्तार से स्पष्ट करें या विस्तार से बताएं। यह आपका बन जाएगा चैप्टर नंबर 6 से एक 20 नंबर का सवाल। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करो। यूनिट नंबर 7 से क्या सवाल बन सकता है वो लिखिए आप। यूनिट नंबर 7 से, जिसका नाम क्या है, रचना की तैयारी। ओके, यूनिट नंबर 7। तो यहां से लिखो रचना करते समय। ठीक है, ये भी अगेन 20 मार्क्स का होगा, 20 नंबर का सवाल होगा। रचना करते समय रचना करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। ये लिख लो, यूनिट नंबर 7 से एक ही सवाल बनता है, रचना करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये सवाल नहीं आता है तो इसकी जगह एक और आ सकता है, यूनिट नंबर 7 से ही एक और सवाल लिखो आप। ठीक है, उसके भी चांस बन रहे हैं। लिखो, दूसरा सवाल लिखो यूनिट नंबर 7 से रच, सफल रचनाकार बनने हेतु। यूनिट नंबर 7 से 2 सवाल ही बन सकते हैं 20-20 नंबर के। पहला, रचना करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, यानी कि आप निबंध लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, राइट। तो कौन सी बातें ध्यान में रखें ताकि आपकी रचना पढ़ते समय पाठक के मन में आप प्रभाव छोड़ पाए अपनी रचना का। और दूसरा सवाल बन सकता है, सफल रचनाकार बनने हेतु कौन से बिंदु ध्यान में रखे जाने चाहिए। तो रचना करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, वापस से सुन लो। इसमें टोटल 3 पॉइंट है। रचना का प्रारंभ, ठीक है, रचना का प्रारंभ, फिर विषय का विस्तार या रचना का विस्तार, फिर रचना का अंत। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भारत में पर्यावरण की स्थिति, तो सबसे पहले इस रचना का निबंध लिखते समय आप प्रारंभ करोगे, फिर विस्तार में लिखोगे क्या क्या चीजें हैं पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण क्यों खराब हो रहा है, पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। फिर रचना का अंत करोगे, आप अपने सुझावों के साथ में अंत कर सकते हो कि भारत में पर्यावरण की स्थिति है वो कैसे उसमें सुधार आएगा। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं पहले ही आंसर में, क्योंकि 20 नंबर का सवाल होगा। ठीक है, पॉइंट याद में रहेंगे तो आराम से लिख सकते हो। पॉइंट अगर याद रहते हैं तो, हेडिंग याद रहती है तो फिर क्या दिक्कत है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, जैसे कि सफल रचनाकार बनने के लिए, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई,
इनका इतना नाम क्यों चलता है हिंदी साहित्य में? क्योंकि ये सफल रचनाकार थे। इन्होंने अपने निबंध, नाटक, उपन्यास बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे। तो इन्होंने 4 पॉइंट ध्यान में रखे थे। विषय क्या है, विषय की सीमा का निर्धारण किया इन्होंने, विषय से संबंधित सामग्री एकत्रित की और विषय की रूपरेखा बनाई। तो ये आपके दोनों सवाल हो चुके हैं यूनिट नंबर 7 से। यूनिट नंबर 8 देख रहे हैं, इसका नाम पुनः रचना है। पुनः रचना को आप पुनः लेखन भी कह सकते हैं, है ना। और ब्रैकेट में लिखा हुआ संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है जैसे कि आपने अखबार का एक पूरा पन्ना पढ़ा, अखबार का एक पूरा पन्ना पढ़ा, ठीक है, आतंकवाद के बारे में पढ़ा आपने, या नक्सलवाद के बारे में पढ़ा, ठीक है, या फिर कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बारे में पूरा अखबार का एक पन्ना पढ़ लिया। उसके अंदर काफी सारे फैक्ट एंड डेटा है, ठीक है, और उसके अंदर मतलब सरकार की योजनाएं भी हैं, राइट। सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है आतंकवाद, नक्सलवाद को रोकने के लिए, किस प्रकार से लोगों के साथ में सहयोग और सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रही है सरकार, और सरकार किस प्रकार से जवाबी कार्यवाही करती है आतंकवाद और नक्सलवाद की निपटान करने के लिए, और भारत सरकार बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं, स्कीम, प्रोजेक्ट लेके आ रही है। तो आपने अखबार का पूरा पन्ना पढ़ा, उसके अंदर तकरीबन 1000 के आसपास शब्द हैं, ठीक है। तो आपसे किसी ने कहा, जैसे कि आपके पापा ने बोला कि आपसे कि चलो तुम 1 घंटे से अखबार पढ़ रही हो, अब एक काम करो, एक खाली कागज लो और उसके अंदर मेरे को मेन मेन पॉइंट बता दो कि इस अखबार में क्या पढ़ा है, ठीक है, इस अखबार के इस पन्ने में आपने क्या पढ़ा है। तो आपने कहा ठीक है पापा, मैं संक्षिप्त में, मैं समरी में, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट में बताने का आपको प्रयास करते हूँ। तो आप पूरा तो नहीं वो अखबार लिखने बैठ जाते हो, अखबार पूरा लिखने बैठ जाओगे तो 4-5 घंटे उसके अंदर लग जाएंगे। तो किसी रचना को आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है, उसका आपको संक्षिप्त के अंदर किसी को समरी बतानी होती है, फिर लिखना होता है, उसी को क्या कहते हैं, पुनः रचना अथवा पुनः लेखन। दूसरी स्थिति में बताता हूं, जैसे कि आप विधायक जी का या फिर सांसद जी का या फिर पार्षद का भाषण सुन रहे हो, ठीक है, वो बता रहे हैं कि मैंने आपके इलाके के लिए ये काम किए हैं, ठीक है, अगर आप मुझे जिता देते हैं इस बार तो आपके इलाके की मैं रोड बनवा दूंगा, आपके इलाके में एक स्कूल बनवा दूंगा, आपके इलाके में लाइट की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, आपके इलाके में अपराध कम हो जाएंगे। नेताजी ऐसे बातें कहते हैं, ठीक है, और आप वहां पर खाली कागज लेके बैठे हुए फिर से, ठीक है, आपके घर वालों ने फिर से कहा कि नेताजी ने जो जो मतलब नेताजी जो भी कुछ बोलेंगे आपको पॉइंट्स में लिख के लाना है, ठीक है। पापा ने कहा कि आप सांसद का भाषण सुन के आओ, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, तो मुझे आकर के बता देना, ठीक है। तो आपके पास में 2 तरीके हैं, एक तो आप खाली कागज ले जाओ नेताजी की मीटिंग में और आप फिर नोट डाउन करते जाओ कि हाँ नेताजी ने कहा है मैं आपके मोहल्ले की रोड बनवा दूंगा, साफ सफाई के अभियान चला दूंगा, अस्पतालों का निर्माण करवा दूंगा, ये पॉइंट लिख दिए। दूसरा आपको तरीका है कि आपने सजग होकर, आपने अवेयर होकर नेताजी की सारी बातें सुनी, आपके पास में खाली कागज नहीं है लेकिन आपने दिमाग से मतलब दिमाग को अलर्ट करके नेताजी की बातें सुनी। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप किसी के सामने कोई समरी बताते हैं या फिर शॉर्ट में कुछ चीज बताते हैं उसको क्या कहते हैं, पुनः रचना कहते हैं। तो संक्षेपण और भावपलवन, इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे। देखो यूनिट नंबर 4 में तो वैसे 4 टॉपिक है, एक तो नोट्स लेखन, ठीक है, एक तो है नोट्स लेखन और दूसरा टॉपिक है यूनिट नंबर 8 से सार लेखन, तीसरा है रिपोर्ट लेखन, और यूनिट नंबर 8 से चौथा अपना टॉपिक है भावपलवन। अधिकांश मैंने भावपलवन ही आते हुए देखा है, ठीक है, जैसे कि हिंसा से बुरी दासता है, मैंने आपको इसका भावपलवन करवाया। तो भावपलवन क्या होता है, जैसे कि आपके सामने 3-4 लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर लोकोक्ति भी है, मुहावरे भी है, ठीक है। तो 2 लाइन के अंदर जो भी लोकोक्ति कहावतें लिखी होती है, मुहावरे लिखे होते हैं, उनको आपने समझा और अपनी भाषा में एक पन्ने के अंदर लिख लिया कि इसका भाव क्या है। अगर आप विस्तार करते हैं तो वो क्या होता है, भाव पलवन
कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जहां सुमति और कुमति वाला मैंने बताया था आपको, जहां पर अच्छी बुद्धि वाले लोग निवास करते हैं, जिस घर के अंदर कलेश नहीं रहता, वहां पर विद्या भी आती है, वहां पर सुख समृद्धि आती है, वहां पर धन भी आता है। लेकिन जिस घर के अंदर कलेश रहता है, उस घर के अंदर ना तो कभी पैसा आता है, ना कभी सुख शांति आती है, और वहां पर कलह चलता रहता है, और वहां के जो सदस्य हैं वो भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं। तो अगर आप लिखी हुई लाइनों का विस्तार कर देते हैं सरल अर्थों में, तो वो होता है भाव पल्लवन। नोट्स लेखन किसको कहते हैं? ये तो भाव पल्लवन हो गया। नोट्स लेखन देखो, जैसे कि आपने एक अखबार पढ़ा, आपने आतंकवाद या नक्सलवाद, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर आपने पढ़ लिया। फिर आपने अपने दिमाग के अंदर कुछ कुछ डेटा याद कर लिए, जैसे कि भारत के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बीए कोर्स कर रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे जो बीएससी कोर्स कर रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 10वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं अभी, कितने ऐसी लड़कियां हैं जो 10वीं क्लास तक तो पढ़ लेती हैं, फिर स्कूल उनकी छूट जाती है किसी भी पारिवारिक कारणों की वजह से, और भारत में कितनी बेरोजगारी है। तो आपने मोटा मोटा तैयार कर लिया, मतलब आपको ये पता लग गया कि मैं नोट्स बना रही हूं, ठीक है। अब अखबार का पूरा पन्ना तो आप लिखने बैठोगे नहीं, उसके अंदर मतलब 4-5 घंटे चाहिए, तो आपने मेन मेन बातें लिख ली, ठीक है। ये क्या हो जाता है? आपका नोट्स लेखन हो जाता है, ठीक है। अब सार लेखन और नोट्स लेखन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सार लेखन में आप बस फैक्ट को कम लिखते हो, ठीक है। फैक्ट, फैक्ट तो जानते हैं ना, फैक्ट क्या होता है? फैक्ट को हिंदी में कहते हैं तथ्य। जैसे कि भारत में इतने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं, ठीक है, वो हो गया तथ्य अथवा फैक्ट। या भारत के अंदर इतनी लड़कियां हैं जो कि 10वीं क्लास पास करके स्कूल छोड़ देती हैं, ये हो जाता है फैक्ट अथवा तथ्य हो जाता है, डेटा, ठीक है। डेटा, तथ्य, फैक्ट एक ही बात है। तो नोट्स लेखन के अंदर अपन डेटा को बहुत ज्यादा लिखते हैं, और जबकि सार लेखन में क्या होता है कि जो लिखा होता है, ठीक है, जो हमारे सामने लिखा होता है, जैसे कि किसी पत्रिका मैगजीन में आपने कुछ पढ़ा है, या फिर अखबार में के अंदर कुछ पढ़ा है, तो आपने उसका सार लिख दिया है कि यहाँ पर जो लेखक है वो क्या बताना चाहता है अपने पाठकों को। आपने मूल भाव लिख दिया, आपने मूल भाव लिख दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो सार लेखन कहलाता है। रिपोर्ट लेखन क्या कहलाता है? जैसे कि किसी स्थान पर युद्ध हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी स्थान पर नेताजी की मीटिंग चल रही है, या किसी स्थान पर अकाल पड़ा हुआ है, किसी स्थान पर दंगे फसाद फैले हुए हैं, या किसी स्थान पर किसान लोग हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो रिपोर्ट लेखन में क्या होता है कि घटनाओं के बारे में बहुत ज्यादा बताया जाता है रिपोर्ट लेखन में। भाव पलवन मैंने आपको बता दिया कि मतलब किसी भी कथन अथवा उक्ति, उक्ति अथवा कथन का आपने सरल शब्दों में विस्तार कर दिया तो भाव पलवन कहलाता है, ठीक है। पेपर में भाव पलवन से ही लगभग सवाल आया है आपके सामने, मतलब लाइनें लिखी रहती है और कहा जाता है कि इस इन पंक्तियों का भाव पलवन कीजिए। तो किताब के अंदर दो ही अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं भाव पलवन से रिलेटेड, मैं पहले भी समझा चुका हूं और आज वापस से समझा दूं। तो यूनिट नंबर 8 समझ में आया। यूनिट नंबर 9 का नाम है वर्णनात्मक लेखन, ठीक है। तो यहां पर वर्णन करेंगे अपन, अपने लेखन में वर्णन करेंगे। किस किस का वर्णन कर सकते हैं? किसी व्यक्ति का वर्णन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का वर्णन कर सकते हैं। व्यक्ति का वर्णन कैसे किया जाता है कि यार उसका जो व्यक्तित्व बहुत मजबूत है, ठीक है, वो बहुत विश्वास रखता है, और उसका जो बात करने की जो शैली है वो बड़ी निराली है, ठीक है। उसकी कद काठी इतनी है, ठीक है। उसका जो रंग है वो सांवला है अथवा गोरा है, ठीक है। वो पतला है अथवा मोटा है, ठीक है। उसके चेहरे पर झुर्रियां है, या फिर उसका जो त्वचा है वो बिल्कुल साफ है, उसकी आंखें ऐसी हैं, ठीक है। वो इस तरह से कपड़ों का चुनाव करता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है, ठीक है। जब हम किसी के बारे में ऐसा बताते हैं, कद काठी के बारे में, हाइट के बारे में, रंग रूप के बारे में बात करने
और उसके व्यवहार के बारे में बताते हैं, तो एक व्यक्ति का वर्णन हम इस तरह से करते हैं। और हम किस चीज का वर्णन कर सकते हैं? किसी जगह का वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार गए, लाल किला गए, जयपुर गए, जोधपुर गए, ठीक है, भोपाल गए, तो उन स्थानों का वर्णन कर सकते हैं कि वहां पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिला। और या फिर किसी दृश्य का वर्णन कर सकते हैं कि आप किसी मेले के अंदर गए, मेले में आपको क्या क्या दिखा, कितने लोग थे वहां पर, किस तरह की दुकानें लगी हुई थी, आपने वहां से क्या खरीदा। ठीक है, ये किसी दृश्य अथवा सीन का वर्णन हो सकता है। या फिर किसी वस्तु का वर्णन कर सकते हैं आप, वस्तु का वर्णन, जैसे कि आप किसी म्यूजियम के अंदर गए, किसी संग्रहालय के अंदर जाके आते हैं, वहां पर आपको भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है, 1000 साल पुरानी, वो देखने के लिए मिली। तो आपने, आपके साथ में आपका दोस्त भी गया हुआ म्यूजियम, तो उसके आपको बताओगे कि देखो ये जो मूर्ति है ये 1000 साल पुरानी है, ठीक है, ये मूर्ति इस स्थान से मिली है, इस मूर्ति का हाइट इतनी है, इस मूर्ति का रंग ऐसा है, ठीक है, उस जगह के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को काफी मानते थे। तो जब हम इस तरह का वर्णन करते किसी वस्तु को देखते हुए, ठीक है, तो हम, वह भी जो लेखन है वो वर्णनात्मक लेखन के अंदर आ जाएगा। तो स्थान, दृश्य, वस्तु का वर्णन। और तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, और हम किसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं, अथवा स्थिति अथवा दशा। देखो यहां से सवाल आ भी चुके हैं पहले भी, कि जैसे कि आपके घर के बगल में कोई अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, तो उसकी स्थिति अथवा दशा के बारे में आपको बताना है। तो आप अस्पताल की दशा के बारे में बता सकते हो कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है, ठीक है, वहां पर इतने बेड है, वहां पर इतने डॉक्टर हैं, वहां पर इतने वार्ड हैं, वहां पर प्रतिदिन इतने कर्मचारी आते हैं, ठीक है, वहां पर अच्छी दवाइयां मिलती हैं, अच्छा इलाज होता है। तो आप उस अस्पताल की स्थिति अथवा दशा का वर्णन कर सकते हो। या फिर आपके घर के पास में एक खेल स्टेडियम है और वहां पर क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, तो उस क्रिकेट का मैच की जो वर्णन है वो भी आप इसमें कर सकते हैं कि क्रिकेट का मैच इतने बजे चालू हुआ, पहली टीम ने इतने रन बनाए, दूसरी टीम को इतने का लक्ष्य मिला, दूसरी टीम ने समय रहते रन बना लिए और जीत हासिल कर ली। ठीक है, ये भी सवाल आ चुका है कि किसी क्रिकेट मैच की स्थिति अथवा दशा का वर्णन आपको करना था। ठीक है, और एक और वर्णनात्मक लेखन में चौथा प्रकार है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली अथवा प्रक्रिया का वर्णन। इसके अंदर किस प्रकार का लेखन आता है? कार्य प्रणाली अथवा प्रक्रिया का वर्णन। ठीक है, जैसे कि यहां पर अपन कोई रेसिपी किसी को बताते हैं, किसी ने पूछा कि मटर पनीर कैसे बनती है, तो हम बताते हैं कि इस तरह से आप एक फ्राइंग पैन लो, उसके बाद में आप कुकिंग ऑयल उसके अंदर डालो, फिर मसाले वगैरह डालने, फिर पनीर डालनी है। तो आप अपने दोस्त को जब इस तरह से आप बातें बताते हो, किसी प्रक्रिया के बारे में बताते हो, ठीक है, तो वह जो लेखन है वो किसके अंदर आएगा? कार्य प्रणाली अथवा प्रक्रिया के वर्णन के अंदर आएगा। तो ये यूनिट नंबर 9 अपना, इसमें यही सवाल आता है। ठीक है, यहां से सवाल क्या बनते हैं? देखो यहां से सवाल एक ही टाइप का बनता है, जैसे कि मतलब जो सवाल आ चुके हैं पिछले सालों के अंदर वो देखते हैं। एक क्रिकेट के मैच की जो दशा है उसके बारे में लिखनी थी, और आपके घर के पास में जो अस्पताल है उसकी दशा के बारे में लिखनी थी। तो तीसरे पॉइंट से यहां से सवाल बना है। अब की बार हो सकता है कि किसी स्थान से बन जाए कि किसी ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर आप गए हैं और उस स्थान का वर्णन आपको करना है। ठीक है, ये व्यक्ति वाला तो कोई नहीं पूछता है। अब व्यक्ति के बारे में क्या पूछेंगे? उसकी कद काठी कितनी, उसका रंग कैसा है, उसके बाल कैसे, उसकी आंखें क्या है, तो ये तो नहीं पूछा। खैर यहां से जरूर सवाल बन सकता है, दूसरे पॉइंट से वर्णनात्मक लेखन में दूसरे पॉइंट से सवाल बन सकता है। या फिर ऐसा बन सकता है किसी मेले में गए और उस मेले की आपको दृश्य का वर्णन करना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो सवाल लिखिए, यूनिट नंबर 10 से कौन से दो सवाल बन सकते हैं? पहला जो सवाल रहेगा वो लिखो आप, आख्यान परक लेखन की विशेषताएं अथवा गुण बताइए। आख्यान परक लेखन के गुण अथवा
विशेषताएं बताएं। ये 20 नंबर का एक सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल है, काफी कुछ है इसके अंदर लिखने के लिए। और एक दूसरा सवाल ये भी लिख लो यूनिट नंबर 10 से, दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम यूनिट नंबर 10। आख्यान परक रचना का लेखन करते समय, आख्यान परक लेखन की रचना करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दो सवाल लिख लो, दो सवाल के अलावा तो और खैर नहीं पूछेगा, और है भी नहीं इसके अंदर पूछने लायक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, आख्यान परक लेखन के गुण अथवा विशेषताएं बताएं। सबसे पहले तो आख्यान परक लेखन का मतलब बताओ। ठीक है, तो समझते हैं आख्यान परक लेखन क्या होता है। जैसे कि कोई कविता है, ठीक है, कोई कविता है। अब देखो, कविता में एक तो होता है अर्थ, एक होता है भाव। कविता के अंदर क्या होता है, एक तो अर्थ होता है, एक भाव होता है। भाव बहुत तरह के हो सकते हैं, इंसान के जो इमोशंस हैं तरह तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं जो कि मन को उद्वेलित करते हैं, मन को एक्साइट करते हैं, कुछ भाव में इंसान हंसने लगता है, रोने लगता है, और कुछ ऐसे भाव होते हैं आश्चर्यचकित वाले भाव। ठीक है, तो यहां पर जो लेखक कविता लिखता है, तो वो जिस अर्थ को समझाना चाहता है अपने पाठक को, है ना, एक तो वो अर्थ है ना पाठक को अच्छे से समझ में आना चाहिए, इस तरह की कविता होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें अपनी रचना के अंदर नहीं करना चाहिए कि बहुत कठिन से शब्द हो, सिर्फ हमें ही पता हो, दूसरे को ना पता हो। तो जैसे कि एक कविता के अंदर अर्थ तथा भाव दो चीजें होती हैं। तो अगर हम क्या है, पाठक हम, ठीक है, जैसे कि हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पर अर्थ भी पता होता है। जैसे कि पूस की रात है, वहां पर एक तो हल्कू नाम का कैरेक्टर होता है, एक मुन्नी नाम की कैरेक्टर होती है, और एक जबरा कुत्ता होता है। ठीक है, पूस की रात में क्या दिखाया गया है, एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, कि 1930 के आसपास ये कहानी लिखी गई। उस जमाने में अंग्रेजों द्वारा, जमींदारों द्वारा, साहूकारों द्वारा भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा तंग किया जाता था, और भारतीय किसानों से भारी भरकम टैक्स लिया जाता था, भू राजस्व काफी ज्यादा लिया जाता था। अब जब हम उस कहानी को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उसका अर्थ समझ में आता है कि मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, कि उस समय, उस जमाने में किसानों की जो हालात है काफी बदतर थी। किसानों के पास में दो वक्त की रोटी के खाने लायक पैसे नहीं थे। और भाव भाव कैसे हो जाते हैं, मतलब कई बार तो हमारा हृदय ही परिवर्तन हो जाता है, हम पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार दुनिया में कितने दुख है, मतलब लोगों ने कितना झेला है पहले, है ना, इस तरह के भाव है वो मन के अंदर आ जाते हैं। राइट, जैसे कि आप हरिशंकर परसाई जी की वैष्णव की फिसलन पढ़ेंगे, उसके अंदर एक करोड़पति वैष्णव है, वो मतलब धर्म को भ्रष्टाचार वगैरह से जोड़ता रहता है। ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान का नाम लेकर के गलत धंधों में लगे हुए हैं, वो भगवान का नाम लेकर के गलत कर्म करते हैं, है ना, तो हमें गुस्सा आता है, ये हमारा भाव है। तो इस प्रकार का लेखन जिसमें हमें अर्थ भी अच्छे से समझ में आए और भाव भी अच्छे से समझ में आए, उस प्रकार के लेखन को क्या कहते हैं, आख्यान परक लेखन कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये कोई कविता हो सकती है, निबंध हो सकता है, नाटक हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, या फिर आलोचना भी हो सकती है। ठीक है, किसी की आलोचना कर रहे हैं। अब यहां से ये दो सवाल आए। पहला जो सवाल था आख्यान परक लेखन के गुण, तो यहां पर टोटल कितने गुण हो सकते हैं आख्यान परक लेखन के,
टोटल 5 है। ठीक है, पांचों को मैं यहां पर लिख देता हूं और फिर उनका मतलब भी हम समझते हैं। अगर ये सवाल कल पेपर के अंदर आया तो हमें 5 पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, पहला लिखो सरलता। हमें कठिन भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, सरल भाषा का यूज करना चाहिए। ज्यादा कोई लोकोक्ति, कोई ज्यादा मुहावरे अथवा जो छंद होते हैं और जो अलंकार होते हैं, जैसे कि रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, इन अलंकारों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम जो भी लिखते हैं वो सरल भाषा में लिखें, तो यह पहला गुण होता है। फिर होता है प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक काम मिला है, जैसे कि आप किसी सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, आपको सरकार ने काम दिया कि भाई जाओ और झारखंड के अंदर जितने जनजाति लोग रहते हैं उनकी स्थिति के बारे में हमें एक रिपोर्ट चाहिए, है ना। तो रिपोर्ट भी क्या है, एक आख्यान परक लेखन ही तो है रिपोर्ट। तो फिर आप वहां पर जाओगे, लोगों से बात करोगे, जनजाति के जो लोग हैं, आप जंगलों के अंदर जाओगे। ठीक है, लोगों से बात करोगे कि हाँ भाई कैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम्हें कौन कौन सी तकलीफें, आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, सरकार ने आपके लिए कितना कुछ किया है, क्या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से जनजातीय लोगों से हम प्रत्यक्ष वार्तालाप करेंगे। ठीक है, और हमारे पास में जो कागज है उसके अंदर लिखते जाएंगे कि भारत में जो झारखंड राज्य है उसमें जनजातियों की स्थिति ये है ना। तो प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, वार्तालाप का मतलब किसी से कम्युनिकेट करना, किसी से संवाद स्थापित करना। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्टली, शैली का मतलब होता है कि किस प्रकार की शैली में आप लिखते हैं। शैली का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी भाषा में जो शब्दों का विन्यास है वो कैसा है, शब्द कैसे लिखते हैं, आपकी व्याकरण क्या है। ठीक है, आप ब्रज भाषा में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, या फिर भोजपुरी मैथिली में लिखते हैं, वो आपकी शैली है। शैली का मतलब पैटर्न होता है, आप किस प्रकार से, शैली का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से आप लिखते हैं, किस प्रकार से बातों को समझाते हैं, आपके सोचने का ढंग क्या है, वो शैली कहलाती है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा तथ्य परकता। तथ्य परकता, तथ्य का मतलब क्या होता है, फैक्ट होता है, फैक्ट। ठीक है, तथ्य का मतलब क्या होता है, फैक्ट अथवा डेटा, फैक्ट अथवा डेटा। तो जैसे कि महिलाओं पर लिखना, महिला सशक्तिकरण पर, तो आपके पास में डेटा तो होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, कौन कौन सी महिलाओं ने खेलों में जाकर के नाम रोशन किया है। और फिर आप ऐसे ही डेटा लिख सकते हैं कि कितने ऐसे लड़कियां हैं जो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाई हैं भारत में, जैसे कि 12वीं क्लास करने बाद में या फिर कॉलेज तक ही नहीं पहुंच पाती है कभी काफी लड़कियां। तो वो डेटा आपके पास में होना चाहिए, यानी कि 22%, 50% है, कितनी जो लड़कियां हैं वो कुपोषण से ग्रसित है, और कितनी ऐसी लड़कियां हैं, मतलब जो महिलाएं हैं वो बच्चा पैदा करने के तुरंत बाद में मर जाती है, यानी कि मातृ मृत्यु दर क्या है, ये डेटा होते हैं। तो आपको किसी भी लेखन में डेटा भी याद होने चाहिए। आप डेटा देख सकते हैं कहीं पर भी, जो गूगल पे जाके देख सकते हैं, किसी अखबार में देख सकते हैं आप डेटा, किसी मैगजीन में जाके देख सकते हैं। तो तथ्य परकता एक आख्यान परक लेखन का गुण होती है। अगर आपके डेटा विश्वसनीय, आपने डेटा अच्छी जगह से देखे हैं, तो आपकी रिपोर्ट अगर मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि यार वास्तव में मजा आ गया आज मुझे, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है और भारत में जनजातियों की क्या स्थिति है, भारत में कुपोषण, बेरोजगारी और पर्यावरण से संबंधित जितने मुद्दे थे उससे संबंधित मुझे तथ्य भी पता चल गए हैं। तो दोस्तों, मैं जब आपका जो रिपोर्ट पढ़ूंगा तब मैं सजग होकर पढ़ूंगा, मुझे अच्छा भी लगेगा, मुझे आपकी जो रिपोर्ट है लिखी हुई वो मुझे उबाऊ नहीं लगेगी, बोरिंग नहीं लगेगी। तो यही तो गुण है एक अच्छे आख्यान परक लेखन का, यही गुण होता है कि वहां पर जो तथ्य होते हैं वो सही ढंग से लिखे होते हैं। फोर्थ इसमें है व्यक्तिकता।
व्यक्तिकता। व्यक्तिकता के अंदर क्या लिखना है कि जैसे कि आपको किसी एक महान शख्सियत के बारे में लिखना है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले उनका जन्म स्थान क्या है, कब उनका जन्म हुआ, ठीक है, उनके माता पिता का नाम क्या क्या था। तो आपको एक व्यक्ति को केंद्र में रख करके वो लेखन लिखना है। उन्होंने समाज के लिए क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने भारत के 19वीं सदी के जो समाज था वहां पर सामाजिक और धार्मिक बुराइयां व्याप्त थी, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने दूर करने का प्रयास किया। तो स्वामी विवेकानंद जी को केंद्र में रखते हुए आप चीजें जब लिखते हैं तो वह गुण क्या कहलाता है, व्यक्तिकता। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, व्यक्तिकता। पॉइंट याद रह जाएंगे तो काफी आसान होगा, फिर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या है, शैली। शैली मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी भाषा में किस भाषा का इस्तेमाल करें, जैसे हिंदी के अंदर लिखते हैं, संस्कृत के अंदर लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, वो भी आपकी प्रकार की एक शैली है। और आपके सोचने का ढंग क्या है ना, शब्द कैसे लिखते हैं, आपका आपका जो डिक्शनरी है आपके दिमाग के अंदर, है ना। जैसे कि मतलब कई कई लोग तो ऐसे होते हैं उनको काफी ज्यादा पर्यायवाची रटे होते हैं, जैसे कि सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या है, दिनकर है, भानु है, दिवाकर है। तो वो कभी सूरज नहीं लिखते हैं, वो दिवाकर लिख देते हैं, कहीं पर भानु लिख देते हैं। तो उनका शब्दकोश अच्छा, उनको काफी सारे शब्दों के बारे में मालूम है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने नाम कमाया है साहित्य की दुनिया में, तो उनके पास में शब्द है हमारे से कहीं अधिक होते हैं। ठीक है, तभी तो वो अपने लेखन में प्रभाव छोड़ पाते हैं, तभी तो हम निबंध पढ़ते हैं किसी का, कहानी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो सफल रचनाकार थे, उनके पास में शब्दकोश अच्छे थे, उनकी शैली अच्छी थी। वो जब लिखते थे तब उनकी भाषा सहज हुआ करती थी, मतलब हम पढ़ने में कंफर्ट फील करते हैं, वो काफी आसान शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, तो शैली में किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कितने अलंकारों को हमने यूज किया है, छंद कौन कौन से यूज किए गए हैं, ठीक है, ये सब शैली के अंदर आ जाएगा। तो ये सॉरी पांचवा पॉइंट था। चौथा पॉइंट तो हमारा व्यक्तिगता का, ये हमारा पांचवा पॉइंट है। ठीक है, यूनिट नंबर 10 से दूसरा सवाल, आख्यान परक रचना का लेखन करते समय, आख्यान परक लेखन सॉरी रचना का, आख्यान परक रचना का, रचना का लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर वापस से ध्यान से सुनना, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट रटने अभी रटने। ठीक है, पहला पॉइंट है विचार। ठीक है, तो जैसे कि आप खाली बैठे हो, आपके मन के अंदर पहले तो विचार आते हैं। ठीक है, ऐसे तो मन के अंदर लाखों विचार आते हैं एक दिन के अंदर, है ना। आपके दिमाग के अंदर एक विचार है कि आज मुझे एक डायरी लिखनी है ना। और उस डायरी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, डायरी के अंदर मैं लिखूंगा कि यार मेरी जो जिंदगी है, मतलब बचपन कैसा बीता है मेरा, और 10th क्लास के बाद में कैसा बीता है। तो अब तक आप अपनी जो पास्ट, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, आख्यान परक लेखन का रचना करता समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला इसके अंदर विचार, जैसे कि आप अकेले बैठे हो, खाली बैठे हो, आपके मन के अंदर थॉट्स आए, एक विचार आया, वैसे तो दिन में लाखों विचार आते हैं। ठीक है, तो आप खाली बैठे हो और आपने सोचा कि मैं एक डायरी लिखती हूँ या डायरी लिखता हूँ। तो उसके अंदर आपने लिखा कि मेरा बचपन कैसा बीता, मेरा जो किशोर अवस्था है यानी कि 8वीं 10वीं क्लास के बाद में जो अवस्था है वो कैसी बीती मेरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो विचार पर हमें गौर करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा अगर विचार आ चुका है तो दूसरा पॉइंट यहां पे लिख दोगे आप, विषय का चुनाव, विषय का चुनाव। तो यहां पर तो आपने खैर सोच लिया है कि मुझे अपने बचपन के बारे में, अपने किशोर अवस्था के बारे में लिखना है। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं कि आज तो मैं भारत में जो उपस्थित बेरोजगारी है उसके बारे में लिखूंगी,
फिर आपके दिमाग के अंदर थोड़ी देर बाद में आता है, नहीं मैं भारत की खेल की स्थिति में बारे में लिखूंगी कि भारत के अंदर खेलों का विकास कैसे हुआ। फिर एक बार और विचार आया, नहीं नहीं मैं तो लिखूंगा कि भारत में क्रिकेट का विकास कैसे हुआ। 5-6 विचार आ गए और उसके अंदर हमें एक विषय का चुनाव करना है, ठीक है। तो विषय का चुनाव कर लेंगे, जैसे कि भारत में क्रिकेट का विकास कैसे हुआ, या फिर भारत में महिलाओं की स्थिति, या फिर भारत में पर्यावरण की स्थिति, या फिर और भी मुद्दे हो सकते हैं। तो आपने एक सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, 2 पॉइंट हो गए अब तक। तीसरा पॉइंट है विषय का विकास। विषय का विकास, इसके अंदर क्या पॉइंट लिख के आने कि विचार आया, फिर विषय का चुनाव भी हो गया, अब विषय का विकास करना है। यानी कि आपने देख लिया कि मतलब मैं तकरीबन 10 या 15 पेज लिखने वाली हूँ अथवा लिखने वाला हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं ये बातें लिखूंगा। सबसे पहले तो प्रस्तावना अथवा भूमिका लिखूंगा, फिर समस्याएं लिखूंगा, फिर मतलब सरकार ने कौन से कदम उठाए वो लिखूंगा, और फिर लिखूंगा निष्कर्ष लिखूंगा अथवा सुझाव लिखूंगा उसके अंदर मेरे। तो ऐसे एक विषय का विकास होता है। आप अगर किसी विषय का, किसी टॉपिक का अगर फॉर्मेट बनाते हो कि निबंध मुझे ऐसे लिखना है, नाटक मुझे ऐसे लिखने हैं, पात्रों को ऐसे मुझे बातें करवानी है। नाटक के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, वही तो आपस में संवाद स्थापित करते हैं, वही तो बातें करते हैं। तो आपने इस तरह से सोच लिया है, तो इस तरह से आपने एक विषय का विकास कर लिया है। फिर है चौथा पॉइंट, विषय सामग्री की खोज। विषय सामग्री की खोज। तब जैसे कि जनजाति लोगों के बारे में लिखना है, तो आपको तो कुछ नहीं पता है जनजातियों के बारे में। आपको इतना पता है कि जो लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं, जो लोग जंगलों के अंदर रहते हैं, वो जनजाति लोग कहलाते हैं, बस इतना पता है। आपको ये नहीं पता कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्यों में जनजाति निवास करती, कितनी तरह की जनजाति होती है, उनका इतिहास क्या है, उनको क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार ने उनको उनका विकास करने के लिए, उनका भला करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं फिलहाल में, और आप अपनी तरफ से क्या सुझाव रख सकते हैं, ठीक है। जनजातियां हैं वो किन समस्याओं से गुजर रही है, तो आप उस इलाके में जा सकते हैं विषय सामग्री की खोज करने। तभी तो आप कंटेंट लिख पाओगे, तभी तो आप कागज के अंदर लिख पाओगे। या फिर कोई अखबार उठा सकते हैं, पुराना पन्ना, या फिर कोई किताब मंगवा सकते हैं जिसमें जनजाति लोगों के बारे में पता हो। तो आख्यान परक रचना जब लिखते हैं तो इसमें चौथी बात ध्यान में रखते हैं, विषय सामग्री की खोज, है ना। ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हमारे बिल्कुल कंप्लीट है। तो तार्किक लेखन यूनिट नंबर 11 का नाम है, और इस ब्लॉक का, इस खंड का ये आखिरी चैप्टर, और 6 चैप्टर है टोटल। तो देखो इसके अंदर क्या क्या है, तार्किक लेखन की प्रक्रिया, प्रक्रिया ही पूछता है अक्सर यहां पर, प्रक्रिया पूछता है वो तार्किक लेखन से, ठीक है। एक 20 नंबर का सवाल लिखो, वो आपको रटना है। तार्किक लेखन से आप क्या समझते हैं? तार्किक लेखन से आप क्या समझते हैं? एवं तार्किक लेखन में, एवं तार्किक लेखन में उदाहरणों का क्या महत्व होता है? ठीक है, ये एक बढ़िया सा 20 नंबर का बन जाएगा। देखो तार्किक लेखन ये भी एक लेखन का प्रकार है। जब हम किसी भी घटना, जैसे समाज के अंदर काफी सारी घटनाएं होती रहती हैं अक्सर, उस घटना को देख करके जब हम लेखन लिखते हैं और उसके अंदर दिमाग लगाते हैं कि समाज के अंदर ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह थी। जैसे कि कई बार दंगे फसाद होते हैं, ठीक है, आगजनी होती है, डकैती होती है, लूट होती है, कहीं पर लोग मरते हैं, ठीक है। तो उस घटना को याद में रख करके आप सबसे पहले घटना के मूल में जाकर के देखेंगे कि घटना के कारण क्या थे, एक्चुअली कौन लोग जिम्मेदार थे, है ना। घटना को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और अपनी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे कि ये घटना क्यों हुई और इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, और इस घटना से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है,
ठीक है, और देश को क्या नुकसान हुआ। जब आप किसी भी रचना को लिखते समय आप अगर इस तरह का दिमाग लगाते हैं, ठीक है, आप कार्य कारण संबंधों को उद्घाटित करते हैं, आप कार्य कारण संबंधों को लिख करके समझ करके अपनी रचना लिखते हैं, तो वह लेखन क्या कहलाता है? तार्किक लेखन। तो सीधी सी बात है, जहां पर बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा लेखन क्या कहलाता है? तार्किक लेखन कहलाता है। जो दो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है मतलब किस प्रकार से इंसान ने सोच समझ कर लिखना प्रारंभ किया। देखो, आज से अगर 1 लाख साल पहले चले जाएं, तो इंसान के पास में ना तो कोई बोलने के लिए कोई भाषा थी, ना लिपि थी। पहले मौखिक भाषा का विकास होता है, ठीक है, पहले ओरल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पाता है। देखो, इंसान को भाषा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वह अपनी मन की फीलिंग्स बताना चाहता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, ठीक है, मेरे उद्देश्य क्या है, ठीक है, मेरी मांग क्या है। तो अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसको क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो मौखिक भाषा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि छोटा बच्चा है, वो जब 5 साल का नहीं होता तो वो रोता ही रहता है, ठीक है, तो कुछ पानी चाहिए, खाना चाहिए, दूध चाहिए, तो वो रोने लग जाता है, ठीक है, छोटा बच्चा। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो बोलने लगता है, छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, ठीक है, एक भाषा बोलने लगता है। और भाषा के बाद में उसको एक लिपि चाहिए होती है। लिपि क्यों चाहिए होती है? अब देखो, लिपि नहीं होती तो क्या आप ये पीडीएफ पढ़ पाते? क्या इसके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास हुआ, इंसानों के इतिहास को अगर देखें, और उसके बाद में लिपि का विकास हुआ। और इस विशेषता अगर मैं बात करूं, औद्योगिक क्रांति के बाद में तार्किक लेखन है दुनिया के अंदर लिखा गया। तो देखो, तार्किक लेखन होता क्या? तार्किक लेखन से तात्पर्य अथवा अर्थ है कि तर्क को कसौटी बना करके, तर्क मतलब कि आप अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करोगे, आप कार्य कारण संबंधों को जानने की कोशिश करोगे। तो लेखन कार्य में आप अपने तर्क वितर्क को लिखते हैं, जो कुछ हमें उसमें कार्य कारण संबंध हो। कार्य कारण संबंध पर आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर तार्किक लेखन और सृजनात्मक लेखन के अंदर को थोड़े, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि किसी भी विषय पर अगर हम लिखते हैं, तो हम जब तर्क वितर्क करके अथवा कार्य कारण संबंधों को ध्यान में रख करके कोई रचना लिखते हैं, तो वो तार्किक लेखन कहलाता है। अब देखो, ये वो सवाल और समझ लो, क्या पता कल 20 नंबर का ये भी आ सकता है कि तार्किक लेखन में, तार्किक लेखन में जो प्रक्रिया होती है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि तार्किक लेखन की प्रक्रिया में क्या क्या बिंदु शामिल होंगे, या तार्किक लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे। क्या सवाल आ सकता है कि तार्किक लेखन को लिखते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला बिंदु ध्यान में रखोगे, प्रक्रिया की व्याख्या अथवा कार्य कारण संबंध। तो तार्किक लेखन प्रक्रिया में होता है, इस प्रक्रिया की व्याख्या करना आवश्यक है। प्रक्रिया के माध्यम से उन संबंधों को समझ लेंगे जिसमें कार्य कारण विकसित होते हैं। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक असंतोष सामाजिक आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। लगभग सभी सामाजिक आंदोलन का आधार सामाजिक असंतोष होता है। देखो, भारत के अंदर जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, चाहे वो जनजातियों ने आंदोलन किए हो, चाहे नारियों ने आंदोलन किए हो, चाहे मजदूरों ने, किसानों ने जो आंदोलन किए हैं, वो क्यों किए? क्योंकि समाज के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, है ना। जैसे कि किसानों ने क्यों आंदोलन किए? क्योंकि किसानों पर तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे, किसान परेशान थे, ठीक है। तो अब इसमें कारण क्या हो गया? देखो, कारण हो गए, किसान लोग को बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, उन पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे। जमींदार यातना देते थे, मारते पीटते थे जमींदार भी, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी भी जब लगान वसूल करने आते थे, जब सख्ताई दिखाते थे काफी ज्यादा। और जब अकाल पड़ जाता था तब भी किसानों को छोड़ा नहीं जाता था, ठीक है। उनसे भू राजस्व हर कीमत में वसूला जाता था। तो कारण क्या हो गया इस घटना में? कारण हो गया किसानों का तंग होना। कार्य क्या हो गया? कार्य हो गया किसानों द्वारा आंदोलन किया जाना। यह हो गया कार्य कारण संबंध। ऐसे ही जैसे अहमदाबाद का जो मील मजदूर आंदोलन था, उसके अंदर क्या था कि मील के अंदर, उद्योग के अंदर जो काम करने वाले मजदूर थे, उनको बोनस नहीं मिल रहा था,
ठीक है। तो यहां पर इस घटना में कारण क्या हो गया, मजदूरों को उनका बोनस नहीं मिल रहा था, उनका वेतन, उनकी सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही थी, ये कारण हो गया। फिर कार्य क्या हो गया, यहां पर मजदूरों द्वारा बोनस की मांग अथवा वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन किया जाना, ये क्या हो गया, कार्य हो गया उस घटना का। ठीक है। तो समझ में आया, एक घटना में कार्य क्या होता है, कारण क्या होते हैं। जब हम लेखन में सक्रिय होते हैं तो कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है, हमें अपने उद्देश्य को साबित करने के लिए एक तर्क की आवश्यकता होती है। हम कोई कथन लिखते हैं और उसके संदर्भ को तर्क से प्रमाणित करते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने लिखा कि अंग्रेजों ने भारतीयों का राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण किया। आपने ये लिख दिया अपने लेखन में। ठीक है। तो फिर आप इस स्टेटमेंट को नीचे समझाते भी हो कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण कैसे किया, कि जो जमीन के ऊपर जो संसाधन उगते थे, ठीक है, जैसे कि फसल उगती है जमीन के ऊपर, तो उन फसलों को भी सस्ते मूल्य में खरीद कर बाहर ले जाते थे। भारत से कच्चा माल भर भर के अंग्रेज बाहर ले जाते थे, इसलिए भारत का शोषण हुआ। और भारत के जो खनिज तत्व है वो भी ले जाते थे। तो इस तरह से भारत ने अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया। राजनीतिक रूप से शोषण कैसे किया, आप फिर नेक्स्ट बताओगे कि अंग्रेजों ने बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में और प्लासी का युद्ध 1757 में, उसमें जीत हासिल कर ली, भारत के राजा हार गए थे उसमें। फिर अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने उसी प्रकार से नियम कानून बनाए भारत में जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते थे। तो कथन के समर्थन में तर्क, तर्क ही तो दे रहे हो कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। तो आप इसमें बातें बनाकर लिख सकते हैं ऐसे। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम कई प्रकार के फलों के बीजों का मतलब आविष्कार कर सकते हैं, कई फूलों के बीजों का आविष्कार कर सकते हैं, और हम ऐसी फसलों का भी आविष्कार कर सकते हैं जो गर्मी में, बरसात में, आंधी में, ठंडी में सरवाइव कर सके। ठीक है। जैसे कि बाजरा है, बाजरे के ऐसे बीज तैयार कर दिए कि मतलब 55 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पड़े तो भी फसल को नुकसान नहीं हो। गेहूं के ऐसे बीज बना दिए कि अगर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस भी है तब भी गेहूं की फसल को नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब काम किस में होता है, जैव प्रौद्योगिकी। लोग इसमें डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं। ठीक है। और चूहों को मारने वाली दवाई और कीटनाशक उर्वरक बनाने वाले जो काम होते हैं वो जैव प्रौद्योगिकी में किए जाते हैं। तो आप उदाहरण लिख सकते हो, ये उदाहरण लिखा हुआ है, सारे लिख लो ये सवाल। यहां से भी सवाल बन सकता है, तार्किक लेखन लिखते समय कौन से बिंदु ध्यान में रखे जाने चाहिए। ठीक है। ये सवाल लिख लो और फिर ये जो चैप्टर आपका ये कंप्लीट है। तार्किक लेखन लिखते समय कौन से बिंदु ध्यान में रखे जाने चाहिए। ठीक है। 3 इसमें पॉइंट थे और इस तरह से ये अपना ब्लॉक फिनिश होता है। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ जल्दी से फटाफट, और कौन कौन यहाँ मतलब कौन कौन पढ़ना चाहता है, ठीक है, या फिर खुद से पढ़ना चाहते हो। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट किसको पढ़ना है अभी। तो 1 मिनट रुको, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बढ़िया सा टॉपिक रहेगा अपना। टॉपिक क्या रहेगा, प्रभावी लेखन। यहाँ से 20 नंबर का आना तय है। ठीक है, गारंटी है। यहाँ से जरूर सवाल देखने को मिलेगा, प्रभावी लेखन। ठीक है, प्रभावी लेखन। अब इसमें मैंने सवाल तो बता दिए हैं आपको, चैप्टर नंबर 6 है ये। इस सवाल को समझेंगे और अगर सवाल आता है तो आप 20 नंबर का आराम से वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि
जो एक लेखक होता है, जैसे कि आप निबंध लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं लिखते, आप ये भी तो चाहते हो कि मेरी कहानी, मैं जो कहानी लिखूंगा वो दुनिया पढ़े, ठीक है, मेरा नाम है वो फेमस हो। तो आपको लेखन भी इसी तरह का करना पड़ेगा। आपने घटिया इस तरह कर दिया, उबाऊ कर दिया कि आपने ऐसा लिखा है कि लोगों को नींद आ रही है, ठीक है, तो फिर जो कहानी की किताब है, जो आपका उपन्यास है, वो बिकेगा ही नहीं, ठीक है, घाटा हो जाएगा फिर अपने को। तो लेखक हमेशा क्या चाहता है? लेखक हमेशा ऐसा लेखन करना चाहता है, ऐसा लिखना चाहता है कि उससे क्या प्रभावित हो? पाठक प्रभावित हो जाए, पढ़ने वाला जो रीडर होता है वो प्रभावित हो जाए, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा लोग मतलब जैसे ट्रेन से यात्रा करते हैं, कोई बस से घर जा रहा है, तो मतलब रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे ऐसी-ऐसी कुछ किताबें पढ़ते हैं, ठीक है? वो किताबें खरीद लेते हैं और वो सफ़र में पढ़ते चले जाते हैं। तो वो कौन-सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? जिससे कि सफ़र है जल्दी से निकल जाए, पढ़ने में अच्छा भी लगे, ठीक है? कोई कहानी वाली किताब पढ़ ले लेंगे और कोई जासूस वाली किताब ले लेंगे, जैसे कि 7 खून माफ़, ठीक है? तो लोग अक्सर ऐसी कहानियां या ऐसी जासूसी कहानियां पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं, क्योंकि जो लेखक होता है ना, वो अपना नाम भी कमाना चाहता है, वो थोड़े बहुत पैसे भी कमाना चाहता है, बिल्कुल। एट द एंड ऑफ डे आपका मतलब यही सोच रहता है कि यार मेरी जो लिखी हुई किताब है या लिखा हुआ कुछ भी है नोवेल, ये बिक जाए ताकि मेरा जीवन, मेरी लाइफ चलती रहे, कुछ पैसे आएंगे। तो आपको लेखन ऐसा करना पड़ेगा जो कि पाठक को प्रभावित कर जाए, वह भावाकुल हो जाए। भावाकुल का मतलब क्या है? कि वह इमोशन से भर जाए। वो रो भी सकता है, वो भी हंस भी सकता है, वो सोचने लग सकता है, ठीक है, वो सोचने लग सकता है, हंसने लग सकता है, रोने लग सकता है। और कहा जाता है कि प्रभावी लेखन इस तरह का होना चाहिए कि इंसान अगर कुछ पढ़ लेता है कुछ ढंग का, तो वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहता है। प्रभावी लेखन में यह विशेषता पाई जाती है कि इंसान है पहले जैसा नहीं रहता है, ठीक है, या फिर उसको अपनी जिंदगी में नई राह अथवा नई दिशा वो मिलती है। जैसे कि काफी सारे ऐसे उपन्यास हैं, काफी सारी ऐसी कहानियां हैं, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां, ठीक है, उनको पढ़ोगे तो आपका जो मतलब दिल दिमाग है, ये कहता है कि यार ये जो दलित लोग हैं, सामाजिक स्थिति से जो निम्न लोग हैं, इनके साथ में किसी भी प्रकार का हमें मिसबिहेव अथवा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनके भी समान अधिकार है, भगवान ने सबको समान बनाया है। तो आप इस प्रकार से सोचने लगते हैं, तो आपको जिंदगी में नई राह, नई दिशा वो मिलती है, ठीक है। और प्रभावी लेखन ऐसा होता है कि नींद ही उड़ जाए, ठीक है। प्रभावी लेखन में ये भी क्षमता होती है कि हमारी बुद्धि, हमारे जो संस्कार होते हैं, ठीक है, और हमारा जो हृदय होता है वह प्रभावित हो जाए, ठीक है। तो प्रभावी लेखन से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप 4-5 लाइन में तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर का सवाल रहेगा, कम से कम 4 पेज तो भरने होते हैं अपने को, 4-4.5 पेज। तो 5-6 लाइनों के अंदर ये हो जाएगा। प्रभावी लेखन में क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रभावी लेखन होता क्या है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना, प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता को, प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता को दो स्तर पर पहचाना जा सकता है। दो स्तर पर पहचाना जा सकता है, सवाल यहीं से बनता है, ठीक है। तो दोनों कौन कौन से स्तर हैं? एक तो विषय के स्तर पर, प्रभावी लेखन को विषय के स्तर पर समझा जा सकता है, और दूसरा है शिल्प के स्तर पे। ये जो 20 नंबर का जो सवाल बताया था, ये यहीं से बना है, ठीक है, और यहीं से कल भी बन सकता है कि शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषताएं बताइए। 20 नंबर का सवाल आपको कल मिल सकता है। तो देखो, जैसे आपने कहानी लिखी, तो उसका प्रभाव है वो रीडर के मन में, पाठक के मन में कितना पड़ेगा, उसको दो स्तर पर, दो लेवल पर पहचान सकते हैं, विषय के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर। विषय के स्तर पर हम क्या देखते हैं? विषय के स्तर पर हम क्या देखते हैं कि लेखक किस विषय को लेखन में प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। लेखक किस विषय को लेखन में प्रस्तुत
कर रहा है। जैसे ही कोई लेखक है समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति या समाज के अंदर दलित अथवा सामाजिक वंचित वर्ग जो लोग हैं उनकी स्थिति बताने के लिए लेखक कुछ कह रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस कहानी या फिर इस नाटक, इस उपन्यास का विषय क्या है, कि इसके अंदर दलितों की, अछूतों की, ठीक है, और महिलाओं की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो विषय के स्तर पर समझ सकते हैं अपन प्रभावी लेखन को। प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता को दूसरे स्तर पे समझा जा सकता है शिल्प के स्तर पर। शिल्प क्या होता है? क्या होता है शिल्प? ठीक है, शिल्प के अंदर वाक्य विन्यास होते हैं, आपके शब्दावली होती है, आपने किस तरह के शब्द चुने हैं, आपकी शैली होती है, मुहावरे, लोकोक्तियां होती हैं, इसके अंदर अलंकार होते हैं, व्याकरणिक शुद्धता होती है, और अर्थ और भाषा होती है। ठीक है, तो शिल्प के अंदर क्या देखना होता है, इसमें भी आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं अगर याद रह जाए तो। लेखन में लेखक ने किस प्रकार की शिल्पगत विधियों को चुना है? ले, लेखन में कौन कौन सी शिल्पगत विधियों को लेखक ने चुना है? किसी लेखक ने अलंकार ज्यादा इस्तेमाल कर दिए तो अपन ये सोचेंगे कि यार ये जो लेखक है ये अलंकारों पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, ज्यादा देखो कम अलंकार है ना वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। अलंकार वो भाषा की खूबसूरती को, भाषा की सुंदरता को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अलंकार ज्यादा यूज कर लेंगे तो भाषा का जो सहज प्रवाह है वो रुकता है। कोई अगर कहानी आपकी पढ़ेगा लिखी हुई तो आपने ज्यादा अगर यूज कर लिया अनुप्रास अलंकार, यमक, रूपक, तो वो सोचेगा कि यार ये तो उबाऊ लग रही है, वो छोड़ देगा, कहानी नहीं पढ़ेगा। तो आपने कौन कौन सी शिल्पगत विधियों का इस्तेमाल किया, यानी कि कितने अलंकार यूज किए आपने, और आपके लिखने की भाषा क्या है, आपके पास में कौन कौन से शब्द हैं, और आपके कितने मतलब कितने मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल आपने किया है, ये सब शिल्पगत विधियों के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर पहला पॉइंट समझ लेते हैं कि जो प्रभावी लेखन है उसकी प्रभाव क्षमता विषय के स्तर पर कैसे समझ सकते हैं। ये वैसे सवाल आता नहीं है, सवाल आएगा शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषताएं, लेकिन विषय के स्तर पर इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। विषय के स्तर पर प्रभावी लेखन, विषय के स्तर पर देखो इसके अंदर कौन से पॉइंट ध्यान में रखने को अपने को, कि लेखन के अंदर स्पष्ट विचार होने चाहिए। हम जो भी लिखते हैं हमारे जो विचार हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, इधर उधर नहीं जाने चाहिए विचार, और हमें विषय की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। जैसे कि जनजातियों पर लिख रहे हैं तो जनजातियों से हम लगाव महसूस करें, हम उनकी समस्याओं को जानने के लिए आतुर हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो समझ भी होनी चाहिए हमारी कि कौन कौन समस्याएं हैं, ठीक है, और आज कहां तक जनजातियां वो विस्तार कर चुके हैं। और देखो हमें ऐसा विषय लेना चाहिए, कोई सा भी टॉपिक, अपन जैसे कि बेरोजगारी है, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों लिखोगे? आपका इंटरेस्ट है भारत की मतलब रीति रिवाज है उस पर लिखना चाहते हो, तो जिस विषय जो विषय लेखक के सबसे ज्यादा नजदीक होता है उसी पर तो आप लेखन लिखोगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेखक किन विषयों पर निबंध लिखता है? उन विषयों पर निबंध लिखता है जिन विषयों के साथ में उसके घनिष्ठ संबंध है। जैसे कि आप भारत के रीति रिवाज, परंपरा, ये सब लिखने में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, तो आपके उन टॉपिक्स के साथ में, उन विषय के साथ में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और हम किसी भी विषय पर लिखने से पहले उस विषय के सभी बातों को मन में बसा लेना चाहिए। हमें क्या क्या लिखना चाहिए, सभी बातों को मन में बसा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं दो एग्जांपल देना चाहूंगा। एक तो महाश्वेता देवी, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता को दो स्तर पे पहचाना जा सकता है। एक तो विषय के स्तर पर, एक शिल्प के स्तर पर। कल जो सवाल आ सकता है वो शिल्प के स्तर पे आएगा, विषय के स्तर पर काफी कम चांस बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, क्या पता अगर सवाल आ जाए तो यहां पर लिख सकते हैं अपन। तो विषय के स्तर पर प्रभावी लेखन। तो देखो महाश्वेता कौन थी दोस्तों? बहुत ही महान महिला, इनको भारत सरकार की तरफ से एक
पुरस्कार मिला हुआ जिसका नाम क्या था, साहित्य अकादमी। लोग अपनी जिंदगी निकाल देते हैं इस प्राइज को पाने के लिए, ठीक है। इनको ये प्राइज मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्यों मिला? इन्होंने एक उपन्यास, एक नोवेल लिखा था। उस उपन्यास का नाम क्या था? जंगल का दावेदार। जंगल का दावेदार, ठीक है। और ये बांग्ला भाषा के अंदर लिखा गया था। ये उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अब देखो, अब महाश्वेता जी थी, महाश्वेता देवी, ठीक है। ये क्या जंगलों के अंदर गई थी? ठीक है। ये क्या जनजातियों से बात करके आई थी? नहीं दोस्तों। लेकिन इन्होंने इन्होंने दोस्तों सुरेश सिंह, एक व्यक्ति थे सुरेश सिंह, ठीक है। वो भी लिखने का काम करते थे। और वह किस प्रकार का लेखन का काम करते थे? जनजातियों से संबंधित लेखन का काम करते थे। सुरेश सिंह जनजातियों से संबंधित लेखन का कार्य करते थे। तो महाश्वेता देवी ने सुरेश सिंह के जो जितने लिखे हुए लेख हैं जनजातियों से संबंधित, उनको पढ़ा, उनकी जांच पड़ताल की और उनको पढ़ करके ज्ञान हासिल किया, ठीक है। ये जो जंगल का दावेदार है, इस उपन्यास में दोस्तों बिहार के जो आदिवासी महापुरुष थे, क्या नाम था उनका? बिरसा मुंडा। दोस्तों आदिवासियों के नेता माने जाते हैं, ठीक है। आदिवासियों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को इन्होंने आगे उठाया था। लोग भगवान की तरह इनको पूजते हैं, आज भी मान सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। बिहार के आदिवासी महापुरुष थे बिरसा मुंडा। तो महाश्वेता देवी ने दोस्तों पहले तो टॉपिक तैयार किया कि मुझे जनजातियों के बारे में लिखना है, बिरसा मुंडा जी के बारे में लिखना है। तो बिरसा मुंडा जी ने किस प्रकार का संघर्ष किया, ठीक है। इन्होंने किस प्रकार की जनजाति का उनके मुद्दे थे उठाए, ठीक है। तो इन्होंने काफी ज्यादा स्टडी की। तो विषय के स्तर पे ये सब लिख सकते हैं कि अगर किसी भी विषय के बारे में लिखना है तो हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, हमें अलग अलग सामग्रियां, अलग अलग पत्र पत्रिकाएं, अखबार पढ़ना चाहिए ताकि ज्ञान हासिल हो जाए, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अमृतलाल नागर ने दलित जनजातियों के बारे में काफी लिखा है। और अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा है। अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा है। तो विषय वस्तु देखो, जैसे कि आपको जनजातियों के बारे में लिखना है, यह तो आपका विषय हो गया। लेकिन दोस्तों आपको लिखना ही नहीं आता है, घटिया तरीके से अपन लिखते हैं, तो हमारा लिखा हुआ कौन पढ़ेगा? ठीक है, किताबें, हमारी जो किताबें वो तो रद्दी में फेंक देंगे लोग कि यार इसको पढ़ के तो नींद आ रही है, क्या क्या दे रखा है, ढंग से समझ में भी नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दोस्तों हमारा जो बातें कहने का जो ढंग है ना, वो अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, आप लिख भी सकते हैं। शिल्प के स्तर पर, ये खाली कागज में लिख लेना जिस कागज के अंदर आप लिख रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन, ये कल आ सकता है 20 नंबर का, और ये आ भी चुका है काफी बार इस चैप्टर से। शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन को स्पष्ट करें। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे? पहला आ जाएगा भाषा पर अधिकार। तो आप चाहते हैं कि अगर मेरी कोई लिखी हुई किताब है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, मेरा लिखा हुआ लोग पढ़े, मेरे को जाने, ठीक है, पाठक के मन में प्रभाव छोड़ पाए, उसकी नींद उड़ जाए, तो आपका क्या होना चाहिए? आपका भाषा पर अधिकार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हिंदी में लिखें, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप भोजपुरी भाषा में लिख सकते हैं, आप बांग्ला में लिख सकते हैं, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, मराठी। तो आपका उस भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, आपको लगभग सारे शब्द आने चाहिए, ठीक है, राइट। तो जिस भी भाषा में, इस पॉइंट में क्या लिखना अपने को, भाषा पर अधिकार वाले में, कि जिस भी भाषा में लेखक अपने विचार प्रकट करना चाहता है, जिस भी भाषा में लेखक अपने विचार प्रकट करना चाहता है, उस भाषा पर उसका कमांड होना चाहिए, उस भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। देखो, हिंदी की काफी सारी उपभाषाएं, आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कहानी, उपन्यास, हिंदी पर कंट्रोल होना चाहिए, हिंदी की भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, उपबोलियां भी कह सकते हैं अपन,
जैसे कि हिंदी की उपभाषाएं हैं राजस्थानी, ठीक है, मैथिली जो कि बिहार के आसपास के इलाकों में बोली जाती है, और भोजपुरी। अगर आप इन भाषाओं में कुछ लिखना चाहते हैं तो इन भाषा के शब्द भी आपको अच्छे से आने चाहिए। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गजानन गजानन माधव, ठीक है, जिन्होंने मुक्ति बोध लिखा था। गजानन माधव ने क्या लिखा था? मुक्ति बोध लिखा था। तो प्रेमचंद का नाम, निराला का नाम और गजानन माधव जी का नाम, ठीक है। इतने दिनों के बाद भी अपन क्यों याद करते हैं? हिंदी साहित्य में क्यों नाम है इनका? क्योंकि दोस्तों जब ये लिखते थे ना, तो भाषा पर इनकी पकड़ थी, भाषा पर इनकी पकड़ थी, ठीक है। और ये जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, कोई कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, आसान भाषा में ये शब्द लिखा करते थे। तो आपको पहले पॉइंट में लिख देना है भाषा के अधिकार में ये सब, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा शब्दावली। शब्दावली अथवा इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं वोकेबलरी। पर शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन, इसमें दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? शब्दावली। पहला पॉइंट क्या था? भाषा पर अधिकार। देखो, शब्दावली का क्या मतलब होता है कि आपके पास में काफी रिच शब्द हो, ठीक है। आपको पर्यायवाची भी थोड़े बहुत आने चाहिए, आपको समानार्थी शब्द भी काफी आने चाहिए, ठीक है। ऐसे शब्द भी आने चाहिए जो कि मतलब देखने में अगर कोई पढ़े तो मतलब वो समझे कि यार जिसने कहानी, जिसने उपन्यास लिखा है वो काफी ज्ञानी आदमी है, ठीक है, वो काफी विद्वान आदमी है, तो आपकी बातों को वो सीरियस लेगा। तो आपकी जो शब्दावली है उसमें वो कैसी होनी चाहिए? समृद्ध होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पाठक के मन पर आप प्रभाव छोड़ पाए, ठीक है। ये सब लिख देना शब्दावली में। आपके पास में शब्दों की संख्या, है ना, और शब्द गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए। देखो, शब्द तो ऐसे गाली के शब्द भी होते हैं, ठीक है, जो गांव देहात के इलाकों में भी काफी सारे ऐसे शब्द हैं जो कि बोलने में भी अटपटे होते हैं, लेकिन वो थोड़ी लिखना है, ठीक है। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो शालीन शब्द है, ठीक है, जिससे मतलब एक पोलाइटनेस जाहिर होती है, आपकी भाषा में मधुरता आती है, ठीक है। ऐसे आपके पास में शब्द होने चाहिए, तो आप लंबे समय तक पाठक के मन में प्रभाव छोड़ पाएंगे और आपकी जो लेखन है वो प्रभावी लेखन बन जाएगा। तीसरा पॉइंट याद करो इसमें, वाक्य विन्यास। शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन में तीसरा पॉइंट याद करो, वाक्य विन्यास। विन्यास का क्या मतलब होता है? विन्यास का मतलब स्थिति होता है, ठीक है। जैसे कि आप जो हिंदी का जो सेंटेंस कैसे बनाते हो? कर्ता लिखते हो, ठीक है, कर्म लिखते हो और फिर क्रिया लिखते हो। तो आपको ऐसे ही लिखना होता है अपने लेखन में। ऐसा नहीं कि आपने शब्द इधर उधर कर दिए हैं, ठीक है, कुछ शब्द आपने गायब कर दिए हैं, राइट, अधूरे वाक्य लिखे हैं आपने। तो अगर ऐसा काम करेंगे कि हमने अधूरे वाक्य लिखे हैं और कुछ शब्दों का क्रम है वो बदल दिया है, ठीक है, कुछ शब्द लिखे ही नहीं है, तो हमारा लेखन क्या बन जाएगा? अप्रभावी बन जाएगा। हमारे कहानी, हमारे उपन्यास को कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो उसमें रुचि लाने के लिए, पाठक के मन पर प्रभाव डालने के लिए, ठीक है, ताकि काफी दिनों तक उसकी नींद उड़ी रहे और वो सोचता रहे कि यार क्या पढ़ लिया। तो वाक्यों का जो विन्यास है वो हमारा सही ढंग से लिखा होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश की जानी चाहिए कि एक ही वाक्य में, कोशिश की जानी चाहिए कि एक ही वाक्य में अपन एक भाव प्रकट करें, एक भाव को बताएं, ठीक है। अनावश्यक वाक्य विस्तार ना करें कि मैंने कहा था, ठीक है, मैं इस तरह से कह रही हूं, ये अनावश्यक विस्तार अक्सर माना जाता है। तो आपको उतना ही लिखना है जितना जरूरत है। तो हमें अनावश्यक वाक्य विस्तार से बचना चाहिए, ठीक है। अगर हम जबरदस्ती के शब्द लिखते हैं, जैसे कि कई बार आंसर नहीं आता तो जबरदस्ती कहानियां टाइप के लिखते रहते हैं, तो जब एग्जामिनर ऐसा आंसर पढ़ता है हमारा, ठीक है, उसको लग गया कि इस बच्चे को तो आंसर आता नहीं तब भी कुछ लिखा जा रहा है, तो हमारा जो लेखन है वो कैसा बन जाएगा? वो अस्पष्टता से भरा होगा, वो भद्दा होगा, उसके अंदर भद्दापन होगा, ठीक है, राइट। तो एक प्रभावी लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, उसके अंदर भद्दापन नहीं होना चाहिए।
और हमें शब्द इधर उधर नहीं करने। अगर शब्दों को इधर उधर करते हैं तो उनका मतलब भी बदल जाता है। फोर्थ पॉइंट याद करो, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन शैली। अब देखो, शैली का मतलब होता है कि आप अपनी बातों को किस ढंग से रखते हैं, किस ढंग से रखते हैं, बस यही शैली कहलाता है। तो जो साहित्य आप पढ़ते हो, साहित्य में क्या क्या आता है? कहानी आती है, निबंध आती है, नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं, ये सब किस में आते हैं? साहित्य में आते हैं ये सब, ठीक है। तो नाटक वही पढ़ना पसंद करोगे जिसके अंदर अच्छी शैली लिखी है, कहानी वही पढ़ना पसंद करो जिसके अंदर आपको सही शैली लग रही है, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या लिखना है कि साहित्य का जो सौंदर्य होता है, साहित्य का सारा सौंदर्य, साहित्य का सारा सौंदर्य वो किस पे टिका होता है? शैली पर टिका होता है। अब देखो, एक बात है, एक बात है, उसको दो लेखक लिख रहे हैं, कै और ख। लिखने का ढंग दोनों का अलग अलग है। एक ही बात को दो लेखक लिख रहे हैं, कै और ख। तो दोस्तों, जो अच्छा लेखक होगा, जब हम उसकी कहानी पढ़ेंगे, उसकी बात पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और जो जो दूसरा लेखक है, उसकी बात अगर पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे क्या लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक ही बात को दो लेखक अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं क्योंकि उनकी शैली अलग अलग है। शैली के अंदर क्या क्या आता है? शैली के अंदर आता है भाषा आती है, और अर्थ आता है, ठीक है, और भाव आते हैं, भाव मतलब इमोशंस, और शैली के अंदर अलंकार आते हैं, ठीक है, राइट। अलंकार और छंद ये भी आते हैं। भाषा, अर्थ, भाव, अलंकार, छंद, ये सब शैली के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, अगर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां अगर आप पढ़ोगे तो आपको अलग से ही लग जाएगा। जैसे कि पूस की रात पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, या फिर नमक का दारोगा पढ़ रहे हैं, नमक का दारोगा, तो दोस्तों उसकी जो लैंग्वेज है ना, इतनी शानदार है कि आप समझ जाएंगे कि ये जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा की गई है। तो शैली है वो खास महत्व रखती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट इसमें याद करो, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन, मुहावरे व लोकोक्ति, मुहावरे व लोकोक्ति। देखो, मुहावरे और लोकोक्ति क्या होता है, आपने काफी बार नाम सुना है। मुहावरे व लोकोक्ति का मतलब होता है कि जिसको अपन पढ़े तो अलग अर्थ निकलता है और उनका वास्तविक अर्थ अलग होता है। जैसे कि नाको चने चबाना, कोई नाक से चने चबा सकता है? कितनी अजीब सी बात है। तो उनका शाब्दिक अर्थ अलग होता है और वास्तविक अर्थ अलग होता है। नाको चने चबाने का मतलब है कि बहुत कठिन काम करना। तो देखो, अगर आप कुछ भी लिखते हैं, कहानी लिख रहे हैं, उसके अंदर कुछ कुछ मुहावरे लोकोक्ति अगर बीच बीच में लिखते जाएंगे तो पाठक है उसको भी काफी अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, आपने एक पेज पर कम से कम 15 मुहावरे लोकोक्ति लिख दी फालतू की, दूसरा पन्ना पढ़ेगा ही नहीं कोई। वो सोचेगा कि यार ये तो मुहावरे लोकोक्ति का ज्ञान बांट रहा है यहाँ पर, ठीक है। आजकल वैसे ही कम टाइम है सबको पढ़ने के लिए। तो भाषा को सहज बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमें बीच बीच में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भी करने चाहिए। लेकिन हमें हद से ज्यादा या अनावश्यक रूप से मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसमें आप पांचवा पॉइंट याद, सॉरी, छठा पॉइंट याद करो, शिल्प के स्तर पर अलंकारिता। लेखन प्रभावी कब बनता है शिल्प के स्तर पे? जब उसके अंदर अलंकार इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, रूपक, यमक अलंकार, ठीक है। तो अलंकार क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? क्योंकि वो भाषा की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, भाषा की सौंदर्य को, सुंदरता को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत सारे अलंकारों का यूज कर लिया है तो भाषा का जो सहज प्रवाह होता है, ठीक है, जिस फ्लो में पाठक पढ़ रहा था, जिस प्रवाह में वो पढ़ रहा था, उसका प्रवाह रुक जाएगा। वो सोचेगा कि यार अलंकार ही मैं तो देख रहा हूँ और ढंग का को तो कुछ पढ़ने के लिए मिल नहीं रहा है। तो भाषा का सहज प्रवाह रुक जाता है अगर हम ज्यादा अलंकारों का प्रयोग कर लेते हैं। यह आपका होगा छठवां पॉइंट। और सातवां पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट याद करो, 6 लिख देता हूं इसको, व्याकरणिक शुद्धता। व्या सॉरी,
व्याकरणिक शुद्धता। ठीक है, अब देखो, व्याकरण अगर आप सही तरीके से लिखते हैं, कोई भी पढ़ना उसको पसंद करेगा। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा वर्तनी से संबंधित गलतियां कर दी हैं। ठीक है, जैसे कि आपने विद्यालय को कैसे लिख दिया है, विद्यालय लिख दिया है। ठीक है, तो पाठक क्या सोचेगा, किस देखो मैं किसकी किताब किसकी कहानी पढ़ रहा हूं, जिसको लिखना ही नहीं आता है, विद्यालय लिख रहा है। ठीक है, और गद्य को क्या लिख रहा है, गध लिख रहा है। ठीक है, तो काफी यहां पर मजाक भी बन सकता है। ठीक है, तो व्याकरण की शुद्धता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। अगर व्याकरण का ज्ञान होता है तो हम अनेक प्रकार की अशुद्धियों से बच जाते हैं, अनेक प्रकार की अशुद्धियों से बच जाते हैं। ठीक है, भाषा को सुंदर, मनोहर और शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए। लास्ट इसमें पॉइंट देख लो, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन में तय है जय। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये। अर्थ एवं भाषा में अर्थ एवं अर्थ एवं भाषा में अन्विति। अन्विति का मतलब होता है साथ साथ, अन्विति का मतलब क्या होता है, साथ साथ। अब देखो, हम कोई रचना क्यों लिखते हैं, हम कोई निबंध, कहानी, उपन्यास, ये सब क्यों लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, हम उनको सही तरीके से संप्रेषित करना चाहते हैं और पाठक को वही भाव और वही अर्थ समझाना चाहते हैं। अब देखो, मैंने कोई कविता लिखी है या फिर कोई कहानी लिखी है। ठीक है, तो इस कहानी का जो अर्थ मैं समझता हूं, और अगर कोई मेरी कहानी पढ़ेगा उसको भी वही अर्थ समझ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मेरा लक्ष्य, मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया ना, कि मैं जिस कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, यानी कि समाज में दलितों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, शूद्रों की स्थिति क्या थी, अगर मैं अपनी कहानी के अंदर ये बता देता हूँ अच्छे से, और अगर कोई पढ़ने वाला भी समझ लेता है कि लेखक ये हमें समझाना चाहता है, तो दोस्तों ये हो गई ना अर्थ और भाषा में अन्विति साथ साथ। तो प्रभावी लेखन क्या बनता है, जब आप जो आपने अर्थ समझा है, जो आपने अर्थ सोचा है, आपकी पाठक भी आपके अर्थ और भाषा को समझ जाए। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि वो प्रभावी लेखन होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ब्लॉक नंबर 2 कंप्लीट होता है और इसकी रिकॉर्डिंग वो आपको जल्द मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।